अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा जनाब। आप लोगों के पास अगर मेंबरशिप का ऑप्शन या सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ रहा है तो वो भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो जनाब वाला, कल रात को हमने वीडियो की ऑन क्यूट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ DGISPR साहब। कुछ लोगों का उस पर फीडबैक आया, उन्होंने कहा जनाब कि आपने ना कुछ चीज़ें इसमें छोड़ दी हैं और साथ हमें लगता है कि जानबूझ के छोड़ दिए। तो मैंने उनको जवाब दिया कि चोई साहब, रहने असी पिंड विच आ, पाकिस्तान दे विच ही, तो जिन्ना बेहतरीन काम हो सके उन्ना काफ़ी है, उस तो ज़्यादा पंगा लैन की लोड़ कोई नहीं है। तो इसलिए कुछ चीज़ें छोड़नी बनती थी, लेकिन हमने फैक्ट चेक उसको भरपूर तरीके से मेन चीज़ों को कर दिया। अभी बात करूँगा आज के क्या तरीके इंसाफ का मफामती ग्रुप कमज़ोर पड़ने लगा है। DGISPR साहब को क्या नोटिस जारी हो गया अदालत से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ अलीमा खान साहिबा की मायूसी, अंदरूनी लड़ाइयाँ जो हैं ये बाहर से तहरीक को कमज़ोर करना शुरू हो गई हैं। और आखिर में जनाब, मुझे जियो न्यूज़ से सहाफ़त नहीं सीखनी, मुझे माफ़ कर दिए। ये क्यों, ये भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो जनाब, कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो लबो लेजा जो ज़बान इस्तेमाल की गई, उससे बड़ी एक क्लियर हो गई ये चीज़ कि मफामत शवामत फ़िलहाल नहीं चलनी है, लड़ाई जारी है और ये लड़ाई ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आ रही। तो ऐसे में मफामती ग्रुप जो हर टाइम चैं चैं पै पै पी पी पापा करता रहता है, वो उसका क्या मुस्तकबिल है। मेरी इतलात के मुताबिक बाकी सारे लोग अब ये कह भी रहे हैं कि तुसी कर लो मफामत, तुसी चमचागिरी कर लो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ फ़ायदा मिले और सानू भी दस दियो। तो मफामती ग्रुप को कुछ बेइज्जती का सामना करना पड़ा, जो कह रहे थे जी इस बार ये है, क्योंकि अभी तक की इतलात के मुताबिक कोई मुज़ाकरात की सूरत नहीं बनी। मुज़ाकरात की सूरत भी आपको बताता हूँ कि हुकूमत ने मुज़ाकरात में क्या साइंस रखी हुई है। कल DGISPR की इस तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुहेल अफरीदी साहब ये सरप्राइज़ करने से बाज नहीं आ रहे। सरप्राइज़ करते इनका बड़ा नपा तोला, बड़ा खूबसूरत सा जवाब आया। उन्होंने क्या लिखा, ये सुनने की ज़रूरत आपको इसलिए है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं होता तो मैं गुस्सेनाक हो जाता, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब गुस्सेनाक नहीं हुए। इसीलिए मैं कहता हूँ ये हर बार सरप्राइज़ करते हैं सुहेल अफरीदी साहब। इन्होंने कहा जी, इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल और अवामी एतमाद रखने वाले कबूल तरीन लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी रियासती जमात की, सियासी जमात की हैसियत रखती है। ऐसे में DGISPR साहब की जानिब से पाकिस्तान के एक मकबूल सियासी कायद और साबिक वज़ीर आज़म के बारे में सियासी नौयत के और हक़ाइक़ के बरअक्स बयानात न सिर्फ एक रियासती इदारे के वक़ार के मुनाफी हैं, बल्कि जमहूरी इक़दार और आइनी रूह के साथ भी संजीदा मजाक के मुतरादिफ हैं। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि किसी भी मुमकिन मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, बल्कि तो KP की तमाम सियासी और मजहबी जमात इस पर मुत्तफ़िक है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा नहीं, मसला ये भी है कि फ़ैसले ज़मीनी हक़ाइक़, मुंतखब नुमाइंदों, मुकामी आबादी और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर किए जा रहे हैं, विच इज़ वेरी लॉजिकल। ज़मीनी हकीकत ये है कि आज भी खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद अज़ला में अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़, मुआशी जमूद, नकल मकानी के ख़दशात और रियासती पॉलिसियों पर अदम एतमाद का शिकार है। कारोबार, तालीम और मामूलात से ज़िंदगी बार बार मुतासिर हो रहे हैं, जबकि मुकामी आबादी को फैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता, विच इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। यू नीड टू टेक दम इनटू कॉन्फिडेंस। ये एक नाक़ाबिल तरदीद हुकूमत है कि खैबर खा में अब तक 22 के करीब छोटे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन और तकरीबन 14,000 इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए जा चुके। इसके बावजूद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। अगर इस सूरत हाल से ये पता सवाल जन्म लेता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी साजी और अमल दरामद में संजीदा खलल मौजूद है। ये बड़ा अहम नुकता उठा रहे हैं, क्रिटिकल नुकता है। ऐसे में बंद कमरों में बैठ कर गैर मौसर पॉलिसियों पर इसरार करने के बजाय एक वाज़ेह पॉलिसी शिफ्ट नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि इन नाकाम हिकमत अमली और कौम के वसाइल से बेतहाशा खर्च हो रहे हैं पैसे, अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मुसलसल ख़तरे में। इस तनाजुर में बुनियादी सवाल अपनी जगह पर कायम है कि आखिर इस बार ऐसी कौन सी ठोस ज़मानत मौजूद है कि एक और मिलिट्री ऑपरेशन वाकई पायदार अमन की ज़मानत बनेगा। अगर माजी की हिकमत अमली भारी जानी नुकसानात और बेपनाह वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद मतलूबा नताइज ना दे सकते, तो अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदों को एतमाद कैसे दिलाया जा सकता है कि वही तरीक़ाकार इस बार मुख्तलिफ नताइज देगा। पॉलिसी साजी में शफाफियत, वाज़ा अहदाफ और काबिल पैमाइश नताइज के बगैर किसी भी नए इक़दाम से अमन की बजाय मज़ीद गैर यकीनी सूरत हाल हो सकती है। वो सुबह जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तकरीबन 80,000 से ज़ायद कीमती जानों को कुर्बानी दी, उसकी अवाम और उनके जमहूरी मैंडेट को दहशतगर्दी से जोड़ना नहायत अफसोसनाक और तकलीफदेह अमल है। एक रियासती इदारे के नुमाइंदे का इस तरह के मनफी सोच ना सिर्फ कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि मेरे अजीम मुल्क के इस्तेहकाम के लिए भी नुकसानदेह है। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि बार बार खबरदार करने के बावजूद, अच्छा नहीं, ये बहुत ही
लंबा एक ट्वीट है, वो पढ़ते पढ़ते मैं थक जाऊंगा। खैर, आप जिस्ट आपको समझ आ रही होगी, बड़ा मैच्योर किस्म का सुहेल अफरीदी साहब ने जवाब दिया है। अब जिससे ये क्लियर हो चुका है तहरीक इंसाफ के मफामत नहीं होने वाली, मफामत ना होने पर सवालात भी पैदा हो रहे हैं। और अब आपको समझाता हूँ कि जनाबे वाला हो क्या रहा है। हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ को ऑफ़र करके बैठी हुई है। अब इस ऑफ़र पे वो कह रही है जी हमें जवाब नहीं आया। हुकूमत जवाब कैसे आना है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हुकूमत चाहती है कि अय्याज सादिक साहब ने जो कमेटियाँ बनाई थी वो कमेटियाँ अपनी जगह पे कायम हैं, पीटीआई आए और उस कमेटी में बैठ जाए। और जनाबे वाला वज़ीर आज़म ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, हुकूमती कमेटी भी कायम है और तहरीक इंसाफ की कमेटी भी कायम है। स्पीकर साहब कह रहे हैं मैं दस्तरखान लगाए बैठा हूँ, आओ तो खा लो, लेकिन इसमें शर्त ये है सिर्फ मुंतखब लोग ही इस कमेटी में आ सकते हैं जो पार्लियामान के मेंबर हो। गैर मुंतखब आदमी को बर्दाश्त हरगिज़ नहीं किया जाएगा। इमरान खान गैर मुंतखब है, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सलमान राजा साहब गैर मुंतखब हैं, उनको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान की बहनें भी गैर मुंतखब हैं तो उनको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही वड़वड़ जाएंगे, मेरा ख्याल ये है। आगे आप बेहतर जानते हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की अंदरूनी घटिया, सस्ती और थर्ड क्लास किस्म की लड़ाइयों की वजह से कल अलीमा खान जो चाहती थी पुरजोर एहतजाज हो, वो नहीं हो सका। उन्होंने कहा 10,000 बंदे को आना चाहिए, 1,000 बंदा बमुश्किल पहुंचा। वजह उसकी है कि कल बारी थी केपी की, उससे पहले बारी थी पंजाब की। ट्रेडिशनली होता ही आ रहा है कि पंजाब के बंदे ज़्यादा पहुंच रहे हैं, केपी के बंदे कम पहुंच रहे हैं। इस पे पंजाब और केपी की लीडरशिप भी आपस में मुकाबलेबाजी ज़रूर करती होगी, लेकिन अगर कहा था ज़्यादा बंदे पहुंचने तो सबको मिलकर काम करना चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे पहुंचे। कल बंदे नहीं पहुंचे। अलीमा खान मायूस थी, रात के 2:30 बजे वो वापस गई वहाँ से। अचकज़ई साहब ने उनको रजामंद किया कि अगली बार मैं खुद आके बैठूंगा आपके साथ, आप आज वापस आ जाएं, फिर पानी फेंकेंगे आपको, बंदे गिरफ्तार करेंगे, मत ऐसा होने दें। जिस पर वो वापस चले गए। उसके बावजूद पुलिस ने बंदे रोके, पिकेट लगा के उनको 2-2 3-3 घंटे ख्वार किया, उनसे गाड़ियाँ भी छीनी। अब ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को, जैसे DJISPR ने कहा ना, क्लैरिटी है, तो तहरीक इंसाफ में क्लैरिटी की कमी है इस वक्त कि क्या करना है। ये क्लैरिटी जो है ना, एक मुज़ाकराती ग्रुप आप खुद बना के छोड़ दें। इसका तरीका ये होता है कि एक आमिर डोगर साहब और गौर साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनको कह जी 2 बंदे अपनी मर्जी की और चुन लें, ये मुज़ाकराती ग्रुप है, तुम मुज़ाकरात के ऊपर ही बयानात दोगे। पार्टी ये खड़ी है, ये पार्टी पोजीशन है, ये मुज़ाकराती ग्रुप है, आप खुद छोड़ दें एक अपनी ऑफ शूट कि ये इधर उधर फिरते जा रहे हैं, मुज़ाकरात करें, कन्फ्यूज़ ऐसे आप करते हैं। आपका वर्कर कंफ्यूज हो रहा है, उसके बाद आप में यकजहती नहीं, आपका वर्कर कंफ्यूज हो रहा है, उसके बाद आप में यूनिटी नहीं है, आपके लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। नुकसान इसका अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे भी ज़्यादा उस एक बंदे को जो जेल में पड़ा हुआ है उसको हो रहा है। मेरा ख्याल है कि आप लोग ये समझ नहीं रहे। तहरीक इंसाफ बिल्कुल समझने से कासिर है ये चीज़ें, ये बातें, जिसकी वजह से इनको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जनाबे वाला ईमान मज़ारी साहिबा जनाब, उन्होंने DJISPR के खिलाफ दरख्वास्त जारी कर दी। अब ईमान मज़ारी ने कहा है कि जी DJISPR ने ज़ेर इल्तवा केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जी कि DJISPR ने मेरे खिलाफ बयान के जरिए अदालती अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मेरा नाम लेकर मुझे गद्दारों का वकील का, मुझे गैर मुल्की एजेंट का, और ये चीज़ मेरे मुकदमे पे असरअंदाज होती है। अब खबर ये चली कि DJISPR साहब को नोटिस हो गया। खैर खबर कहीं नहीं चली, ये कहा गया, लेकिन DJISPR साहब को नोटिस से नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन को दरख्वास्त देने की हिदायत है और प्रोसिक्यूशन को नोटिस कर दिया कि इस पर दलाइल दें, जिसके बाद हुजूर वाला आपसे इस बारे में हम पूछगिछ करेंगे और फिर देखेंगे DJISPR को बुलाना है कि नहीं बुलाना। मसला ये है कि कल ईमान मज़ारी के ऊपर DJISPR साहब ने जो बोलना था वो बोल तो दिया, लेकिन ईमान मज़ारी का जवाब जो है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, इल्मी और इंतहाई अदबी जवाब है, जो DJISPR को ज़रूर पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से बात कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। ईमान मज़ारी ने मास्टर क्लास एक दी है, वो DJISPR को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कल इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप देखें, कभी एक ज़माना होता था कि DJISPR का 2 लाइनों का एक ट्वीट ही काफ़ी होता था, जिससे खबरें बनती थी, चलती थी, लोग सीरियस लेते थे। अभी 3.25 घंटे की, 3 घंटे 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मीम्स बन रहे हों, तो इसका मतलब है कि लोग संजीदगी से नहीं ले रहे। आपके गुस्सेनाकी को भी, आपकी वार्निंग्स को भी इम्पैक्ट आपका कम हो गया है। ऐसे में कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं जो कि करनी चाहिए कम्युनिकेशन मेथड में। लेट्स सी क्या करते हैं, वो हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं, इसीलिए वो DG बनते हैं और हम नहीं बन पाते। तो लेकिन मुझे उम्मीद है वो कवर करेंगे इसको फौरी तौर पर। अच्छा जनाब, कल हमारी नज़र से एक क्लिप गुजरा, मेरी नज़र से ख़ास तौर पे, मेरी शातिर निगाहें जो कि थोड़ी थोड़ी कमज़ोर हैं नज़दीक की, उनसे एक क्लिप गुजरा जिसमें जियो के 2 साहिबान बैठे थे। एक एजाज़ सैयद साहब थे, दूसरे मुझे पता नहीं कौन है। वो भाषण दे रहे थे सहाफ़त के ऊपर और वो बता रहे थे कि जी ARY जो है वो बड़ा 2 नंबर चैनल है,
ARY جو ہے وہ بڑا ایسا ہے, ARY جو ہے وہ بڑا ویسا ہے, اور یہ بڑی گندہ جرنلزم کرتے تھے, اور یہ فوج کے ساتھ مل کے ہمیں یہ کرتے تھے. یہ جس واقعے کا ذکر کر رہے تھے یہ اس وقت میں ARY میں ہوتا تھا. انہوں نے پہلے اعزاز سعید صاحب کے پاس وہ آئے, جو GB کے وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے آگے کافی سارے بیانات دیے پوڈ کاسٹ میں. ویسے بائی دا وے ٹاک شاک پوڈ کاسٹ ہے, اعزاز سعید کا پوڈ کاسٹ کہا جاتا ہے, اس کو میں کریکشن ہونی چاہیے, وہ جیو نیوز کا پوڈ کاسٹ ہے. جیو نیوز ہی اس کو چلاتا ہے, کانٹینٹ بھی جیو نیوز کا ہوتا ہے, پروڈیوس بھی جیو نیوز کے دفتر میں ہی ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ پوڈ کاسٹ وہ نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے کافی ساری باتیں کی. وہ حفیظ الرحمان صاحب شاید حافظ ہیں وہ, تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح پتہ نہیں خبر ہوگی, تو مجھے فون آیا, فیض نے فون کیا کہ جاؤ ARY پہ جا کے اس کو ڈینائی کر دو, ہماری کاشف عباسی سے بات ہوگی. ابھی جس ٹائم کی بات کر رہے تھے آئی واز ان ARY, میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی خبر کاشف عباسی نے چلائی. خیر کاشف عباسی نے اعزاز سعید کو بتایا کہ نہیں, اعزاز سعید نے ٹویٹ کیا, پھر انہوں نے کہا جی انتظامیہ نے. اس پر عماد یوسف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہم سے پوچھ لیتے, ہمارا بھی انکار آ جاتا. فخر درانی صاحب ان کا غالباً نام ہے, جو دوسرے صاحب ان کے ساتھ آڑو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا نہیں یہ جھوٹے ہیں, یہ ایسے ہیں, انہوں نے صحافت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ اعزاز سعید صاحب نے پھر ایک غلط خبر چلائی ہے. پچھلے سال میں اگر آپ ریکارڈ کریں تو جو اعزاز سعید صاحب ہیں ہمارے دوست پیارے, ان کا ریکارڈ رہا ہوگا غلط خبریں دینے کا. جیو نیوز کا بھی ریکارڈ یہ اعزاز سعید کے صاحب نے, سب سے زیادہ جھوٹی خبریں انہوں نے پھیلائی. اور دوسری چیز وہ ARY کو بلا بلا کہہ رہے تھے, ARY سے میں نکالا گیا ہوں بائی دا وے, انسرمونیسلی نکالا گیا ہوں, لیکن پھر بھی آئی ریئلی انجوائڈ ورکنگ ان ARY. میرے خیال میں آپ نے کام کرنے کے لیے پاکستان میں میڈیا ہاؤس میں سب سے بہترین ادارہ ARY. بہت ساری میری وجوہات ہیں, ٹیکنیکل ریزنز پہ بات پھر کبھی کریں گے. مجھے جیو نیوز سے صحافت سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیسیکلی یہ جتنے بھی جمہوری بنتے تھے سارے زیادہ تر جیو نیوز کی پیداوار ہے, اور جیو نیوز یہ سارے سلیپر سیل تھے اسٹیبلشمنٹ کے, جو کہ اب کلیئر ہو چکے. کوئی ایک بھی جنے کا بچہ نہیں نکلا جو کھڑا ہو سکا. آپ شہزیب خانزادہ سے شروع کریں اور نیچے وہ گٹر چیمہ تک چلے جائیں, سارے کے سارے یہ سلیپر سیل تھے. یہ خود کے عمران خان پہ لڑنے کے لیے پڑھتے ہیں. دوسری طرف دیکھتے ہیں ان کی زبانیں پتھر کی ہوئی تھی بلکہ لکڑ کی ہو جاتی ہیں. ان کے جو استاد محترم انصار عباسی صاحب, وہ ہر روز تحریک انصاف کے خلاف ایک خبر لگاتے ہیں. پچھلے 3 سال سے تواتر سے خبریں لگا رہے ہیں. اب تو سہیل وڑائچ نے لکھ بھی دیا کہ سابق انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ نواز شریف کو بتاتے تھے 2/3 میجورٹی خبریں بھی ان کو وہی دیتے تھے جھوٹی قسم کی, جو کہ یہ کرتے رہتے. کبھی عدت کیس بنانے میں جو شہزیب خانزادہ صاحب, جو کہ اس ملک میں 1.5 فٹ کی ایک علیحدہ قیامت بن کے بیٹھے ہوئے تھے تحریک انصاف کے دور میں, روز LNG کے اوپر پروگرام کرتے تھے. ابھی پاکستان نے قطر سے LNG خریدنا ہی بند کر دیا, ایکسیس تھی, تو اب جانے کیوں پروگرام نہیں کرتے. تحریک انصاف کے دور میں وہ سنبھالے نہیں جاتے تھے کہ سر گیس نہیں ہے, گیس نہیں. ان کو پتہ نہیں کتنی گیس ٹیڈ میں چاہیے تھی, چھولے کھا لیتے, اس سے بہتر تھا. ملک اور قوم کا اتنا نقصان کروایا. اس کے بعد وہاں پر عمر چیمہ صاحب جو ہیں وہ پریگننسی ایکسپرٹ ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ پریگننسی کس کی کب ہوتی ہے. عدت ایکسپرٹ شہزیب خانزادہ صاحب ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد طرح طرح کے گندے انڈے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں, ایک منکی ہسبینڈ بھی وہاں پر پڑے ہوئے ہیں. تو آپ مطلب معذرت کے ساتھ برا نہ منائیے گا جیو نیوز کے میرے دوست, لیکن کم از کم ARY میں کسی کو بھی جیو نیوز سے صحافت سیکھنے کی ضرورت ہے. بلکہ میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں کسی کو جیو نیوز سے یہ گندی ایجنڈا بیسڈ, ایجنڈا سیٹنگ والی یلو جرنلزم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال اٹھاؤ تو پھر سارے لوگوں کو بڑا برا لگے گا, جیو نیوز کے صحافیوں کو بھی برا لگے گا, لیکن پالیسیاں آپ کی معذرت کے ساتھ بالکل ٹٹی قسم کی پالیسیاں, گوں والی پالیسیاں جو صحافت آپ کرتے ہیں. اور ٹیسٹ کیس, اس کا ایک واحد ٹیسٹ کیس وہی کافی تھا جس کی آج تک آپ صفائیاں دیتے رہتے ہیں. جب آپ خاور مانیکا جیسے بغیرت کو بٹھا کے, ایک بغیرت اینکر اس کے ساتھ بیٹھ کے اور جناب والا عزت کیس بنوا رہے تھے عمران خان کے اوپر, وہاں پر ہی آپ کا جو جرنلزم گٹر سے نکلا ہوا تو گٹر میں ہی وڑ گیا تھا. اس سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. باقی مثالیں دینے پہ آؤں میں تو گھنٹوں لگ جائیں. پوڈ کاسٹ جو ہے یہ پڈا کاسٹ بن جائے, اتنا بڑا کرنا پڑ جائے گا. یہ ویلاگ تو اس لیے اتنا ہی کافی ہے, تھوڑے کو بہتا سمجھے, خط چٹھی کو خط سمجھے, خط کو تار سمجھے. اور برائے مہربانی کر کے آپ لوگ کم از کم جیو والے بالکل مت دیں صحافت پر لیکچرز. آپ جیسی صحافت اللہ کسی کو مت سکھائے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.